Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 22 of our spectrum, that is World War II and nationalist responses. We know that government had taken a very adamant position, and that position was that until and unless Congress comes in agreement with Muslim League, there could be no constitutional advancement, right? Another factor that you have to remember is कि इस टाइम पे बहुत सारे ordinances issue किए गए by government, like ordinance that took away freedom of speech, that took away freedom of press, that took away right to organize associations. तो ये कुछ rights हैं जो इंडियन से छीन लिए गए थे. So towards the end of 1940, जो कांग्रेस है, they asked गांधी जी to take command, right? So Gandhi ji, now he was taking steps so that he would lead a mass struggle, right? He decided to initiate a limited satyagraha on an individual basis पहले, राइट? तो मास स्ट्रगल के पहले उन्होंने सोचा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह से शुरू करना चाहिए, राइट? फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स एवरी लोकेलिटी में होंगे जो इसे करेंगे, ठीक है? एम क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से पेशेंस जो है नेशनलिस्ट का उसको उनकी वीकनेस की तौर पे ना ले. सेकंड, उनको ये भी समझ में आ जाए कि नाजिज्म और डबल ऑटोक्रेसी में नेशनलिस्ट को डिफरेंस पता है, ठीक है? ऑल्सो कि वो इस वक्त में गवर्नमेंट को एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे कि कांग्रेस की डिमांड को गवर्नमेंट जो है पीसफुली एक्सेप्ट कर ले. तो ये कुछ रीजंस थे वाई इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, राइट? डिमांड क्या होने वाली थी इंडिविजुअल सत्याग्रही की? पहले हम वो देख लेते हैं. डिमांड होती, जो सत्याग्रही है उसकी डिमांड होती कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता, राइट? राइट. ऑल्सो अगर उसको जेल में डाल दिया जाता, अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता, तब तो वो रुकता ऑब्वियसली, लेकिन अगर उसे अरेस्ट जब तक नहीं किया जाता तब तक वो सारे विलेजेस में जाता और वहां पे मार्च शुरू करता टुवर्ड्स दिल्ली. और इस मूवमेंट को वो बोलते दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट, राइट? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया ये आपको पता चल गया. इंडिविजुअल सत्याग्रह की डिमांड क्या होती, ग्रही की डिमांड क्या होती, आपको पता चल गया. और अगर उन्होंने अरेस्ट नहीं किया जाता तो वो क्या करते, दिल्ली चलो मूवमेंट करते. फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे जी, ठीक है? सेकेंड सत्याग्रही जो थे इंडिविजुअल वो थे नेहरू. तो बाय मे 1941, विद इन लाइक 6 to 7 months, ऑलमोस्ट 25,000 people had been convicted. तो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अराउंड 25,000 पीपल वो कन्विक्टेड. तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवमेंट भी, इंडिविजुअल सत्याग्रह का मूवमेंट भी कितना फैल चुका था, एंड हाउ पीपल वर रेडी टू गेट अरेस्टेड फॉर इट, राइट? इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि गांधी जी इस वक्त तक उनको समझ में आ चुका था दैट इट इज टाइम फॉर हिम टू चूज अ सक्सेसर, राइट? 1941 में जब जापान के अग्रेसिव एक्शंस चल रहे थे और इंडियंस जो हैं वो एंग्शियस थे कि इंडियन टेरिटरी को कैसे डिफेंड किया जाए, CWC ने गांधी जी और नेहरू के जो ऑब्जेक्शन हैं उनको ओवरराइड किया, ठीक है? और एक रेजोल्यूशन पास किया, राइट? समझ रहे हो आप? 1941 दिसंबर आसपास एक रेजोल्यूशन पास होता है CWC की तरफ से जो ओवरराइड करता है गांधी और नेहरू के डिसीजन को. क्यों? क्योंकि इस वक्त जापान जो है वो अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा था, अग्रेसिव एक्शंस थे, और ये डर था कि कहीं वो इंडियन टेरिटरी को पे अटैक ना करें. तो इंडियन टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए ये रेजोल्यूशन पास हुआ, राइट? तो CWC ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो कोऑपरेट करेंगे विद गवर्नमेंट इन डिफेंस ऑफ इंडिया, लेकिन उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट आप
नहीं, दो दो इम्पॉर्टेंट आपकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. पहली थी कि फुल इंडिपेंडेंस दिया जाए आफ्टर द वॉर, राइट. और दूसरा है कि सब्सटेंस ऑफ पावर वाज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. तो जब जापान का अग्रेशन हो रहा है उस वक्त सीडब्ल्यूसी ने नेहरू और गांधी जी का जो डिसीजन है उसे ओवरराइड किया और ऑफर किया टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इफ टू important conditions were fulfilled. First was full independence मिलेगा आफ्टर वॉर इंडिया को. सेकेंड, सब्सटेंस ऑफ पावर जो है वो ट्रांसफर होगा इमीडिएटली टू इंडियंस, राइट. इस वक्त गांधी जी ने नेहरू को अपना सक्सेसर चूज किया, राइट. आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेहरू एंड गांधी जो है उनका टेम्परामेंट काफी अलग था, उनका एटीट्यूड अलग था मॉडर्निटी की तरफ, राइट, रिलीजन की तरफ, स्टेट की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, राइट. जैसे कि अगर आप नेहरू के बारे में देखें तो ही वॉज इनडिफरेंट टू अ रिलीजन, राइट. एंड गांधी जी उनका डीप खुद एक बिलीफ सिस्टम था, अपने खुद वर्जन, जो उनका खुद का वर्जन ऑफ गॉड था उन पर, राइट. बट नेहरू का इंडिफरेंस था, राइट. नेहरू बिलीव्ड कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द ओनली सोल्यूशन टू अक्यूट एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन एन इकोनॉमी. तो एक तरीके से आप देखेंगे ही फेवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट लाइक बोस, राइट. बट गांधी जी ऑन द अदर हैंड कॉल्ड फॉर रिवाइविंग रूरल इकोनॉमी, राइट. नेहरू का क्या बिलीफ सिस्टम था? नेहरू का बिलीफ सिस्टम था कि पावर जो है मॉडर्न स्टेट का रिफॉर्म कर सकता है सोसाइटी को, एलिवेट करता है सोसाइटी को. लेकिन गांधी जी उसके लिए स्केप्टिकल थे, ठीक है. इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद नेहरू जो है गांधी जी को रिस्पेक्ट करते थे. गांधी जी जो है नेहरू को से काफी क्लोज थे, तो दोनों में काफी रिस्पेक्ट था, राइट. तो लेकिन इन दोनों में एक सिमिलैरिटी भी थी, वो थी पेट्रियाटिज्म की, ठीक है, इंक्लूसिविटी की. दे आइडेंटिफाइड विद इंडिया एज अ होल, ठीक है. एक उनमें यूनिवर्सल थॉट था कि यू नो दे डिड नॉट आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर कास्ट और लैंग्वेज और रीजन और रिलीजन. इंस्टेड दे आइडेंटिफाइड विद द आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ वन इंडिया, राइट. दोनों का जो स्टाइल था पॉलिटिक्स का वो नॉन वायलेंट था, ठीक है, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों बिलीव करते थे, राइट. तो राजमोहन गांधी की एक बुक है द गुड बोटमैन, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कैसे गांधी जी जो है वो नेहरू को प्रेफर करते थे, यू नो, इफ यू कंपेयर हिम विद अदर ऑल्टरनेटिव्स जो उस वक्त यू नो प्रेजेंट थे, राइट. क्योंकि एक प्लूरलिस्ट आइडियोलॉजी को यू नो सपोर्ट करते थे नेहरू, इंक्लूसिव आइडिया को सपोर्ट करते थे नेहरू, राइट. तो लाइक गांधी आप देखेंगे कि नेहरू भी एज एन ऑल इंडिया लीडर की तरह सामने आए, ठीक है. अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन. मार्च 1942 को स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो कि हेड थे एक मिशन के, उस मिशन को इंडिया भेजा गया, राइट. इंडिया क्यों भेजा गया? स्टैफोर्ड क्रिप्स वॉज द लीडर ऑफ दिस मिशन, ठीक है, ये याद रखना है आपको. उनको इंडिया क्यों भेजा गया? ताकि वो गार्नर कर पाए सपोर्ट ऑफ इंडियंस फॉर द वॉर, ठीक है. जो स्टैफोर्ड हैं क्रिप्स वो लेफ्ट विंग थे, ठीक है, लेबर गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे, राइट. लीडर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, ठीक है, मेंबर थे ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के, राइट. और एक्टिवली उन्होंने सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को. तो एक ऐसे लीडर को भेजा गया था जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते थे. इन्हें क्यों भेजा गया होगा? ऑब्वियसली ताकि इंडियंस को इन पर ट्रस्ट हो, क्योंकि वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और वो इंडियंस का सपोर्ट ले पाए फॉर द वॉर, राइट. तो व्हाई वाज दिस मिशन सेंट? ठीक है, ब्रिटेन का एक्चुअली आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में यू नो जो रिवर्सेस उन्होंने फेस किए ड्यूरिंग द वॉर, राइट. और दूसरा आप देखेंगे कि जो जापानीज थ्रेट था इन्वेजन का इंडिया में, ठीक है,
वो भी उस वक्त प्रेशराइज कर रहा था ब्रिटिशर्स को टू टेक सपोर्ट ऑफ इंडियंस। ठीक है, अगर आप अलाइड पावर्स की बात करें जैसे कि यूएसएसआर, चाइना, तो ये लोग भी प्रेशराइज कर रहे थे ब्रिटेन को कि ये इंडियंस का सपोर्ट लें, कोऑपरेशन लें। ठीक है, ऑल्सो इंडियन नेशनलिस्ट जो है दे हैड अग्रीड टू सपोर्ट द अलाइड कॉज, राइट। और अग्रीमेंट का उनका वो क्या था, कंडीशन, कंडीशन ये था कि तुरंत पावर जो है वो ट्रांसफर की जाए इंडियंस की तरफ, सब्सटैंशियल पावर, और वॉर के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडियंस को मिल जाए, राइट। अगर आप क्रिप्स मिशन के मेन प्रपोजल्स देखें तो हम देखते हैं कि क्या था। सबसे पहले एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस। तो क्रिप्स मिशन क्या दे रहा है, डोमिनियन स्टेटस दे रहा है। ठीक है, वुड बी सेटअप, it would be free to decide its relations with Commonwealth and free to participate in UN and other international bodies। तो डोमिनियन स्टेटस मिलता और एक फ्री विल मिलता कि वो डिसाइड कर पाए अपने रिलेशनशिप विद कॉमनवेल्थ, ऑल्सो whether it wants to participate with United Nations and other international bodies, right। ये क्रिप्स मिशन का प्रपोजल है, राइट। वॉर के बाद, आफ्टर द वॉर, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वीन टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वॉर खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, राइट। जो कि पार्टली इलेक्टेड होंगे बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, राइट, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। तो मतलब यहाँ पे ये प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो पार्टली जो है प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे और पार्टली जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करेंगे प्रिंसेस, राइट। प्रिंसेस आधे लोगों को नॉमिनेट करेंगे और आधे लोग जो है वो इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है, राइट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाली है, जो आगे चल के बनेगी आफ्टर द वॉर, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसको तब एक्सेप्ट करेगी जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन है, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू जॉइन यूनियन कुड हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। एक तरीके से पार्टीशन की बात कर रहा है, उसको लेजिटिमेसी दे रहा है ये क्रिप्स मिशन, कि कोई भी प्रोविंस अगर वो चाहता है कि वो इस यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता और अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है, एक सेपरेट यूनियन बनाना चाहता है, तो वो अलाउड है। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन कह रहा है। सेकेंड, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट अ ट्रीटी टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड सेफ गार्ड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, राइट। ये तो वो पहले से ही बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से ये दे वर सेइंग माइनॉरिटीज और रिलीजियस, रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज को कंसिडर करते हुए डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन द मीन टाइम जो डिफेंस है इंडिया का, दैट वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स, राइट। और गवर्नर जनरल की जो पावर है वो इंटैक्ट रहेगी। ये सब क्रिप्स मिशन में बोला जा रहा है, राइट। अगर आप देखें तो जो क्रिप्स मिशन है वो, उसका बहुत ज्यादा डिपार्चर था फ्रॉम पास्ट, राइट, और उसके इम्प्लीकेशंस अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऑगस्ट ऑफर की बात करें तो वो बात कर रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली इंडियंस बनाएंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि सोलली इंडियंस बनाएंगे, मतलब सिर्फ इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वहां पे ऐसा बोला जा रहा था कि मेनली इंडियंस बनाएंगे, और भी मेंबर्स होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, एक्सेट्रा होंगे। यहाँ पे क्रिप्स मिशन में बोला जा रहा है कि सोलली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है वो सोलली इंडियंस के हाथ में रहेगा, राइट। रिप्रेजेंटेशन जो है प्रिंसली स्टेट्स का, वो बोला जा रहा है कि वो बाय नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन से नहीं होगा, राइट। एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन है, राइट। ये भी आप समझ रहे हो, ठीक है। एक कॉन्क्रीट प्लान है जो प्रोवाइड हुआ है फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
ठीक है, राइट। फ्री इंडिया कुड विड्रॉ फ्रॉम कॉमनवेल्थ, ये भी बोल रहे हैं, राइट। और जो इंटरिम पीरियड है उसमें लार्ज share of a large number of Indians were allowed in the administration during the interim period. ठीक है, ओके, राइट। अब हम देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल क्यों हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेस ने इसमें ऑब्जेक्ट किया, डोमिनियन स्टेटस पे ऑब्जेक्ट किया, प्रिंसली स्टेट्स की आप देखेंगे नॉमिनीज, नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे वो आया, राइट। और कांग्रेस इसके खिलाफ थी, कांग्रेस बोल रही थी कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नॉमिनेशन तो प्रिंस करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्शन पीपल करती, तो कांग्रेस को चाहिए था कि इलेक्शन हो, ठीक है। नेशनल यूनिटी के खिलाफ था ना। अगर आप बोल रहे हो कि आप खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो इफ यू डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन, तो बेसिकली आप नेशनल यूनिटी के खिलाफ हो, राइट। और इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में कोई बात नहीं की गई, डिफेंस में कोई शेयर नहीं दिया गया, गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी अभी भी रिटेन हो रही थी, ठीक है, राइट। तो ये सब डिमांड्स के ये सब चीजों के खिलाफ थी कांग्रेस। ऑफिशियल नेगोशिएटर्स कांग्रेस के कौन थे? नेहरू एंड मौलाना आजाद, ठीक है। ये दोनों थे ऑफिशियल नेगोशिएटर्स ऑफ कांग्रेस, नेहरू एंड मौलाना आजाद। अगर अब मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने किस चीज को क्रिटिसाइज किया? उन्होंने क्रिटिसाइज किया आइडिया ऑफ सिंगल इंडिया यूनियन, ठीक है। जो मशीनरी बताई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, उसके खिलाफ भी बोले मुस्लिम लीग, राइट। थॉट दैट द प्रपोजल्स डिनाइड द मुस्लिम्स द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, ठीक है।